हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद दांगा। दोस्तों, हम बलूचिस्तान शनासी पर काम करते हैं और घूमते रहते हैं। बलूचिस्तान की जिस तरह ज्योग्राफी एक डाइवर्स किस्म की बड़ा वास्ट जो लैंडस्केप है, उसके साथ साथ बलूचिस्तान बड़ा मर्दम खेज खिता है और हर इलाका जो है उसमें एक पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और इस तरह की डाइवर्सिटी भी मौजूद है और मुख्तलिफ किस्म की आपको शख्सियात मिलेंगी जो सियासी, इल्मी और अदबी और उनका बलूचिस्तान की हिस्ट्री मेकिंग में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इस तरह कोलू जो है बलूचिस्तान का बड़ा आइकॉनिक खिता रहा है जो ना सिर्फ मुल्क में बल्कि वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि यहाँ से बड़ी जो सियासी तहरीक और शख्सियात ने जन्म लिया है और उनका बड़ा बलूचिस्तान के जो अवाइली पॉलिटिक्स है, सोसाइटी है या बलूचिस्तान का एक कौमी जो मौक़िफ़ कहा जाता है उसको शेप करने में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आज हम कोलू में थे, तो लकली हमारा ये प्रिविलेज रहा कि हम कोशिश करें कि यहाँ की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है या शख्सियात हैं उनसे ज़रा बातचीत कर लें। मीर हज़ार खान मरी बहुत ही बड़ी एक शख्सियत रहे हैं बलूचिस्तान की, उन अवाइली सियासी जो शख्सियात हैं उनमें से जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और उनका कंटेम्प्रेरी एज बलूचिस्तान की जो शुजाती सियासत है या समाजी माशी ढांचा है उसको शेप करने में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। उनके साहबजादे हैं मीर शाकिर खान हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े इनलाइटेंड, पढ़े लिखे और एक ज़बरदस्त किस्म का वर्ल्ड व्यू रखने वाली शख्सियत हैं। सर, आपने हमें टाइम दिया, तो इस सिटिंग का जो फ़ायदा उठाते हुए मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो वालिद साहब हैं मोहतरम और उनके साथ जो कंटेम्प्रेरी लोग हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स में और बाकी चीज़ों में, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि हम उनकी ज़िंदगी में उनसे एक सिटिंग कर लेते, ख्वाहिश थी, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो सकी। तो आपका होना एक प्रिविलेज और गनीमत है। तो हमें बताइए कि वालिद साहब से आप सुनते हुए आए हैं कि वो कैसा दौर था बलूचिस्तान का और उन लोगों का किस तरह का कंट्रीब्यूशन था। लांगा साहब, बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कुछ ऐसे पॉइंट रेस किए कि आपने कहा बलूचिस्तान की जो तारीख़ है उसमें बहुत सारे ऐसे अवामल हैं जो कि अभी तक सही तरह से डिस्कवर नहीं हुए हैं। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने पहले भी कहा था, जैसे कि हम लोग कल लंच पे थे तो आपने बोला था कि मेरी ख्वाहिश, बड़ी देरी ना ख्वाहिश थी कि मैं मीर साहब का इंटरव्यू करूँ, लेकिन वो आप ना कर सके। वो भी दरअसल अनफॉर्चुनेटली एक तो हमारे उस वक्त शायद मेरा आपसे ज़ाती कोई रब्ता भी नहीं था। तो मीर साहब ने हमेशा, जब से यानी मैंने होश संभाला है, तो मीर साहब से हमने हमेशा बलूचिस्तान की मैं जब भी मीर साहब के साथ बैठा रहा हूँ, जब भी कोई नशिस्त वगैरह होती रही, तो हमेशा बलूचिस्तान की तारीख़ के हवाले से बड़े, यानी जब भी कोई इस तरह की सवाल उभरती तो उसमें बड़े इंसाइट स्टोरी को लेकर चलते थे। और हमेशा उनकी यही ख्वाहिश थी कि बलूचिस्तान के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख जाएँ। जो एक जंग है जो पहले बलूचिस्तान में लड़ी गई है, जिस तरह से उनके दौर में यानी बहुत सारी लाजवाब कुर्बानियाँ, सिर्फ मीर साहब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सब लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि बड़े इंटेलेक्चुअल रहे हैं, जिनकी बड़ी यानी कुर्बानियाँ, जिसमें नवाब खरबश मरी सर फहरिस्त हैं और इसके अलावा मीर मोहम्मद अली टालपुर साहब हो गए और साथ साथ जनरल शेरूफ मरी, जिसे शेर मोहम्मद मरी कहते हैं हमारे, यानी ऐसे बहुत सारे अनासर हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जिनमें कुछ ऐसे शख्सियात हैं जैसे बाबा बिजंजो हो गए और नवाब नौरोज़ खान। अगर हम इससे पीछे चले जाएंगे तो बहुत सारी ऐसे हस्तियां हैं जिनकी शायद हम आज का प्रोग्राम में हम सब चीज़ों को कंक्लूड ना कर सकें। बकाया जो मीर साहब से जब भी मैंने सुना है बलूचिस्तान के हवाले से, जिनके अभी भी हैं कुछ दोस्त, इस तरह से मीर मोहम्मद अली टालपुर साहब हो गए और मीर साहब भी चले गए, उसके जो कुछ ऐसे मीर साहब के साथ दोस्त थे जिनकी जो बड़ी पर्सनालिटियाँ हैं, जैसे नवाब खरबश मरी हो गए, शेर मोहम्मद मरी साहब हो गए, वो सब तो चले गए, लेकिन उनकी एक तारीख़ है वो अभी भी बाकी है। जिसे ये नहीं कहा जा सकता वो लोग चले गए तो तारीख़ भी साथ साथ चलेगी, नहीं, तारीख़ अब भी है, लेकिन उस तारीख़ को साथ साथ एक रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, उस तारीख़ को मज़ीद खुरेदने की ज़रूरत है। जब तक हम उस तारीख़ को सही तरीके से नहीं खुरेदेंगे, वहाँ से चीज़ें नहीं निकालेंगे, तो फिर आप ये समझे बेमानी हो जाती हैं। अभी आपने कुछ चीज़ों के बारे में पूछा, मीर साहब हमेशा इस चीज़ को लेके बैठते थे, जब भी हम लोग बैठे तो वो हमेशा, यानी एक चीज़ जिस तरह से एक लगाव होती है, वो हमेशा अपने यानी उस दौर की किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे। मुझे याद है एक था जब मैंने उनसे पूछा तो मैंने कहा मुझे ये बताएं कि आपको कैसा लगता है कि जैसे अभी आप पहले पहाड़ों में थे अभी यहाँ, तो उसने कहा कि मुझे वो दौर अभी भी, कहता है मैं इस दौर से उस दौर को ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैंने कहा उसकी वजह क्या है? अभी तो आपकी बात भी सुनी जाती है, आप माशाल्लाह यानी एक हद तक अगर गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी आपको यानी मेन स्ट्रीम में भी सुना जाता है।
तो उसने कहा कि ये बात है, लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि अभी मैं माजूर हूँ। मैंने कहा, मैं नहीं समझा। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा अभी एक तरह से हम हैंडीकैप्ड हैं, हम खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पहले मेरी ख्वाहिश होती थी, मैं खुद यानी इस तरह से था, मैं यानी मैं एक फुली खुद एक कमांडर होता था, मैं खुद उस जंगों में भी जाता था, जो मेरा दिल करता था। एक जवानी भी थी, दूसरी बात ये थी कि मेरे जो बंदे होते थे मेरे साथ, जो एक लश्कर होता था, वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था, यानी वेल प्रिपेयर्ड थे। यानी हमें जब भी कुछ करना होता था तो हमें इस चीज़ का कोई फिक्र नहीं था क्या होना है क्या नहीं होना। अभी हमारे ऊपर कुछ इस तरह की जिम्मेदारियाँ भी आ गई और अब वो चीज़ें भी नहीं रही हैं कि बंदा कुछ करने की जो कि हो। तो उसमें मीर साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, तो मैंने मज़ीद इस बात को ख़रीदने की कोशिश की। मैंने कहा बताएं उसमें। तो उसने कहा कि एक लंबी स्टोरी है, उसमें ये है कि पहले ये होता था कि चलो हम पहाड़ों में थे, जिस तरह का हमारा एक विज़न था, उसमें यही था कि जो कुछ है मरना है जीना है, लेकिन उसका एक ही हमारा नज़रिया यही था कि बलूचिस्तान के ऊपर आँच आने नहीं देंगे। अभी हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसे हम यानी हमारे सामने चीज़ें हो रही हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ बोल सकते हैं, बोलने से चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। तो वो कह रहा था कि उस वक्त हमारे एक्शंस भी साथ साथ यानी पैरेलली चल रहे थे। तो उसमें यह था कि चलो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हम नहीं थे, चलो हमारी एक और ही नारा था। तो मैंने कहा कि अब क्या आप उस अपने नारे से पीछे हट रहे हो या क्या है कि अभी आप जिस तरह से, उसने कहा कि मैंने कभी सरेंडर तो कभी नहीं किया था। जिस तरह से रिसेंटली एक बुक भी आ गई है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें मुज़ाहमत से मुफ़ाहमत तक जिन्होंने लिखा था, जिस तरीके से लिखा गया था, उसमें तो आपके सामने सारी चीज़ें ऑलरेडी बड़ी साफ साफ नज़र आ रही हैं आपको। तो कहने का मतलब है कि मीर साहब कभी भी ये कहना गलती हुआ कि मीर साहब ने मज़ामत से मफ़ाहमत, ये नहीं कि मफ़ाहमत नहीं, वो मफ़ाहमत और मज़ामत ये दो इस तरह की तज़ाद है ना। मीर साहब ने अभी भी वहाँ, तो आप मेरे ख्याल आप नहीं आए, इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो आपको इंशाल्लाह लाज़मी वहाँ दावत दी जाएगी, आप आएँ और वहाँ भी चीज़ों को देखें, एक्सप्लोर करें। एक तरह से ज़िंदगी तो ख़ुद भी एक मज़ाहमत है। अब भी हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ सड़कें आज भी नहीं हैं, वहाँ आज भी इतनी ज़्यादा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है कि बंदा ये कहे कि मीर साहब ने वो ज़िंदगी छोड़ी, अगर यहाँ ज़िंदगी मज़ाहमत मीर साहब तर्क करके अभी आके कि मीर साहब वहाँ से वापस आए उन सन से, तो वहाँ के कुछ इस तरह के हालात थे मीर साहब और नवाब खैरबख्श मरी के, चलो वो आपस की शायद कुछ मसले मसाइल थे। तो जब वो लोग वहाँ से वापस आए, या मैं तो मुझे बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं, यहाँ के भी सहाफ़ी मुझसे पूछते हैं कि भाई ये शायद कुछ लोग कहते हैं कि एक इस तरह का तरीका था कि आपस में कोई मसला क्रिएट करके फिर लोगों के सामने लोगों को ये कहना था कि भाई हम आपस में नाराज़ हैं। ये वैसे ही कोई वो उनके सामने एक धोखा है, लोगों को धोखा दे के, क्योंकि लोगों ने खुद यहाँ आके वापस मीर साहब ने यहाँ अपनी सिस्टम को लाना था और यहाँ रहना था, और उस बंदे ने दूसरी पॉलिटिक्स करनी थी, ये बंदे ने यहाँ आके यानी फ़िलहाल इन चीज़ों को तर्क करके वैसे रह के सिस्टम के अंदर रह के काम करना था। यानी कुछ लोगों की बज़ाहिर ये कहते हैं, लेकिन इसमें कोई ओपिनियन है, इसमें कोई ऐसी बात सदाकत नहीं। मैंने जब भी मीर साहब से पूछा तो मीर साहब ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं, हमारे आपस में कुछ मामला थे जो कि ख़राब हो गए थे। उसमें उसने कभी भी ये नहीं कहा जैसे कि यहाँ लोग बहुत सारा ये कहते हैं कि भाई फ़िलहाल हो गया, ये हो गया आपस की, लेकिन उसमें एक और भी फैक्टर है अगर देखा जाए, जिस तरह से उस वक्त सोवियत यूनियन जो थी उसका खुद का भी बंटवारा हो गया था, वो आपस बहुत सारी टुकड़ों में बट गए थे। और गोरबचेव की जब हुकूमत आई थी तो उन्होंने खुद ऐलान ये चीज़ें कही थी कि भाई अभी मज़ीद मुझसे ये चीज़ नहीं चलाया जा सकता है, दुनिया की तहरीक को हम नहीं सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद इतने ज़्यादा वो हो गए थे कि आपस में तितर बितर हो गए थे। क्योंकि वहाँ भी एक फिर आप ये कि एक सिविल वार शुरू हुई थी रशिया के अंदर भी, तो वहाँ पर इस तरह की सोच उन्होंने कहा कि चलो अगर मज़ीद हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो ख़ुद को तो संभालें। तो फिर इसके बाद आपके सामने सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी गए, मेरे ख्याल रशियन के बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि रशिया ने ख़ुद उनको कहा कि भैया हमारी जान छोड़ दें, अभी मज़ीद हम आपको आगे लेके नहीं चल सकते हैं। जिस तरह से इस केस को देखा जाए, अगर बरतानिया जब यहाँ काबिज़ थी तो वहाँ हमारी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि बरतानिया यहाँ से चला जाए, लेकिन जब काज़ाकिस्तान थी या ये सेंट्रल एशियन जो स्टेट थे उज़्बेकिस्तान वगैरह, तो ये हमेशा ये कह रहे थे जब ये यहाँ से, क्योंकि उस वक्त मीडिया पूरी तरह से ब्लैकआउट थी, तो वो हमेशा ये चाह रहे थे कि यार आप हमें छोड़ के ना जाए मेहरबानी। तो रशिया ने, यानी वो ये नहीं समझ रहे थे कि रशिया भी एक कॉलोनी है, समझो हमारे ऊपर अपनी वो कॉलोनाइजेशन कर रही है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था, ना कुछ खाने पीने में, यानी वो कुछ नहीं जानते कि अभी क्या करना है। वो बार बार यही कर रहे थे कि यार मेहरबानी करके आप ना जाएँ, लेकिन रशियन वहाँ से चले गए। अभी भी उनकी बेसिस वहाँ पर मौजूद हैं, आप माशाल्लाह खुद तारीख को ज़्यादा जानते हैं। तो बाकी जो बात आ गई है कि मैंने इस चीज़ों को इसलिए ज़रा
कंपैरिजन दोनों की किए। यहाँ का जो केस है और वहाँ के केस में इसलिए फ़र्क था, तो उस वक़्त रशिया जो थी, यानी रशिया की अपनी मजबूरियाँ थी, यूएसएसआर की अपनी मजबूरियाँ थी, वो लोग भी, और इस तरह से जब आप इकोनॉमिकली अगर स्टेबल नहीं होते हैं तो आपको मजबूरन फिर वो चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। तो वहाँ हमें अगर वहाँ उस वक़्त की अगर हम देखें, हुकूमत जो थी डॉक्टर नजीब की आखिर में क्या हालत थी, उनको किस तरह से मारा है, सिगरेटों के ज़रिए चलाया गया, यानी उसकी इतनी बेहरमती की गई, इस तरह कोई नहीं करता। तो तालिबानाइजेशन जो उस वक़्त यूएस और पाकिस्तान की मदद से हो रही थी, जिस तरह से एक ग्रुप को लॉन्च किया है अफगानिस्तान रशिया के ख़िलाफ़ किया गया था, तो इसमें आपके सामने चीज़ें बहुत दफ़ा अपना क्या नाम है ISI के जो पिछले चीफ थे हमीद गुल साहब, ख़ुद इन चीज़ों को बहुत दफ़ा उन्होंने ये खुद साफ कहा है। हमीद गुल तो बहुत दफ़ा हमीद गुल ने खुद ये कहा था, तो इसमें कोई शक नहीं कि ISI कभी भी नहीं चाहे। ISI तो खुद उस वक्त किस तरह से USA के साथ उस वक्त मिले हुए थे, क्योंकि उनको भी आपको पता है ये हर मुल्क में ये प्रॉक्सीज चलते हैं। तो अभी भी शायद हमारी मुल्क आपने बीच में जिक्र किया उस किताब का जो मीर साहब के हवाले से लिखी गई है, जर्नलिस्ट हैं एक, मार मसूद व्लॉग वगैरह करते हैं, तो जाहिर है जो हमारी इंसाइट है सोचो वो कभी शायद फिज़िकली बलूचिस्तान आए भी नहीं होंगी, या कोयटा देखा होगा, और उमूमन जिस तरह राइटर आते हैं सरीना देखा होगा या कहीं गवादर में गए होंगे। उन्होंने बलूचिस्तान की हिस्ट्री पर एक ऐसी बुक लिखी, आपकी सोशल मीडिया पे वजाहतें भी आई थी कि उन्होंने जो फैक्ट्स हैं उसको बड़ा ट्विस्ट किया है इस हिस्टोरिकल किताब में। जब एक बड़ी तारीख़ी दौर या शख्सियत के मुतल्लिक़ आप लिखते हैं तो एक बेसिक ऑनेस्टी होनी चाहिए कि उसको आपको पता होना चाहिए उन कैरेक्टर से या उस ज़माने के जो कंटेम्प्रेरीज हैं उनसे मिले। तो आपने बयान भी दिया, इस किताब के मुतल्लिक़ आपका क्या कहना है? बड़ी ज़बरदस्त बात आपने रेज़ की है, ये इशू रेस करना चाहिए। मैंने तो डिसाउन किया था, मेरे ख्याल वो जो भी लिखे, लेकिन एक बंदे की अगर आप तारीख़ लिख रहे हो, एक बंदे की पूरी एक स्ट्रगल है, ये एक इमानत है, यानी बायोग्राफी। हाँ, बड़ा अहम सब्जेक्ट। हाँ, तो आप किस तरह से चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हो, ये तो मेरे ख्याल। फिर दूसरी मज़े की बात आप देखें कि वहाँ उसका कोई बेटा ही नहीं है। जब ये इस किताब की इनॉग्रेशन हो रही होती है, जहाँ रखा जाता है, तो वहाँ माशाल्लाह 7 बेटे होने के बावजूद एक बेटा तक नहीं होता है, और चंद लोगों को जो इन लोगों के अपने ही जी हजूरी में थे उन लोगों को लेके जाते हैं। फिर वहाँ उस बुक की सेरेमनी होती है। मेरे ख्याल उसमें बहुत सारे ऐसे और भी लोग शामिल होंगे जिन्होंने कहा, उन लोगों ने ये भी तय किया था कि कोलू से अभी मज़ीद लोगों की एक और भी कोशिश है कि एक सेरेमनी ये कोयटा में करवाना चाह रहे हैं, एक कोलू में। लेकिन अभी जो मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है, मेरे इस बयान के बाद अभी लोगों को भी समझ आ गई होगी, और शायद जिन लोगों ने लिखवाया है उनको भी समझ आ गई होगी। तो मज़ीद मेरे ख्याल इसको ये लोग पोस्टपोन करेंगे, इतना ज़्यादा इसको नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसको वो मिलेगी भी नहीं, वो जो क्या कहते हैं अपना एक हाइप अभी मिल भी नहीं सकती है। क्योंकि वो वजह यही है कि आपने चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके, मीर साहब की हिस्ट्री अगर किसी को लिखनी थी, या अगर वो हमें खुद भी लिखवानी चाहिए थी, हम लिखते, अगर लिखवाते भी उन लोगों से जो कलीग्स थे जिनने मीर साहब के साथ एक उम्र गुजारी है, जिनके यानी मीर साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसी हस्तियाँ चलो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे मीर मोहम्मद अली टालपुर हो गए, इसके अलावा और भी बहुत से, अहमद रशीद जो हैं बड़े तालिबान के ऊपर उसने काम किया है, सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर उसकी काफ़ी काम है, साउथ एशिया के ऊपर उसने, यानी इस तरह के जो चीज़ें रीजनल वाइज उसका बहुत बड़ा काम है उसने, यानी बहुत सारी चीज़ों को देखा है। अगर अहमद रशीद या मीर मोहम्मद अली टालपुर जैसे लोगों को शामिल किया जाता है, इसके अलावा यहाँ डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी भी हैं, वो भी कुछ हद तक चीज़ों को जानते हैं। लेकिन ये कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर कुछ कर रहे हो, तो चोरी भी कर रहे हो तो चोरी के भी कुछ जाविये होते हैं ना, कुछ इस तरह से करो कि वो, ताकि अगले को आप पहले वहाँ जाओ, चीज़ों को चेक करो। लेकिन आपने कोई इस तरह की कहानी, मन गढ़ंत कहानी गढ़ ली है। चलो इसमें यह कि आप मेरे वाल साहब को चलो ग्लोरीफाई कर रहे हो, मैं मानता हूँ आपने ग्लोरीफाई किया है, फिर कुछ पॉइंट्स आपने खुद के हक के लिए रखें, लेकिन हमारे मसूद साहब ने सफ़े ज़्यादा भरे। हाँ, सफ़े ज़्यादा भरे हैं। तो बहरहाल बाकी ये बड़ी मज़े की बात है, अगर आप कुछ लिख रहे हो। यहाँ की सबसे बड़ी जो हमारी आप बदकिस्मती कह लीजिए कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो अलमिया है वो यही है कि राइटर के पास रिसर्च और कोई नहीं होता है। जब तक आप रिसर्च नहीं करते हो, आप देखें आपके सामने
जो हमारे जितने भी हैं गोरे हैं, वो राइटर्स जब भी जाते हैं वो पूरी यानी एक अपनी जान लगा देते हैं एक काम के लिए। पूरी एक अगर रिसर्च पेपर कर रहे हैं, चलो चाइना को जो गवादर का जो एक वो है सीपेक के वाले से वो लिख ले, लेकिन आप यहाँ देखें हमारे यहाँ तो माशाल्लाह पता नहीं यहाँ किताबें भर के लिखी होती हैं, किसी ने पता नहीं क्या लिखा। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी है कि हम लोग रिसर्च करते नहीं हैं, और हमारे यहाँ माइंड सेट ये है कि आप जितनी बड़ी मोटी बुक लिखेंगे तो उतनी ही ज़्यादा आपकी पजेरे आवाम में पजीराई होगी, लेकिन ये नहीं जानते कि आप बहुत कम लिखें, मसला नहीं है, लेकिन अगर आप कम लिखेंगे उस चीज़ को आप ज़रा सही लिखें, चीज़ों को आप क्लैरिटी के साथ लिखें, तब जाके ताकि लोगों को ये नहीं, आजकल हर बंदा पढ़ा लिखा है, आपके सामने है, AI का ज़माना है, चीज़ें बड़ी हद तक क्लियर हो गई हैं आपके। ये नहीं कि चलो एक ज़माना था हमें चीज़ें में ऐसा नहीं था, अभी तो पूरी तरह से आपके सामने, आप तो पूरे ग्लोबलाइजेशन में रह रहे हो, आपके पास एक डिजिटल मशीनरी है, मोबाइल आपके पास ही है। तो हमारी जो सबसे बड़ी बदकिस्मती वही है कि हमारे यहाँ अच्छे राइटर हमें नहीं मिले, अगर मिले भी इक्का दुक्का हैं वो भी या तो फिर यहाँ से एग्ज़ाइल में रह रहे हैं या कुछ और मसले मसाइल उन्हें दरपेश हैं, जैसे अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम। अभी आप देखें कि उनके साथ आखिरकार हमने क्या किया, और हम लोगों ने जितने भी हमारे जो, मैं इस पर नहीं जाऊँगा फिर ऐसा ना हो जाए कि हमारे ऊपर भी कोई फतवे वगैरह लग ना जाए, जो मजहबी किरदार है अगर उसको हम पॉजिटिव तरीके से लेके चलते तो शायद हम बहुत आगे निकल चुके होते, लेकिन बदकिस्मती से आज तक भी हम लोग यही चीज़ों में फंसे पड़े हुए हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम है, चलो जो भी होता कम से कम, अभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हिंदू वगैरह तो आप नहीं देखते, आप से दवाई ले रहे होते, तो बहुत सारे अभी आप देख रहे हैं ट्रांसप्लांट वगैरह हो रहे हैं जिगर के, हम लोग मोस्टली क्या कहते हैं कि यार इंडिया चले जाते हैं, क्यों वहाँ तो भाई अगर आप इंडिया से, वैसे तो बड़ी नफरत है हमारी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है, टेक्नोलॉजिकली उन्होंने बड़ा एडवांस किया ख़ुद को। अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई एक बंदा है जिसने एक बड़ी चीज़ आपको दी है, वो बड़े अच्छे फिजिस्ट रहे हैं, उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपके मुल्क में, लेकिन आपने उनको ये तक किया कि आखिर तक मरने के बाद भी उसको नहीं बख्शा गया है, उसको गालियाँ दी गई हैं। मुझे याद है एक ज़माना था कि हम जब गवर्नमेंट कॉलेज में होते थे, यहाँ कुछ इस तरह के ग्रुप्स जब आगे आए थे तो वो ये भी कह रहे थे कि अब्दुल सलाम हाल जो है GC यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने ये भी कहा था कि इसको भी हम लोग डिमोलिश कर देंगे, क्योंकि वजह क्या है, क्योंकि अब्दुल सलाम के नाम से क्यों बनाया, चलो इसको किसके नाम पे बनाया, आप मुझे बताओ अभी इस वक्त कौन एग्जिस्ट कर रहा है जो इस तरह का कोई इंटेलेक्चुअल बंदा होगा उसी के नाम पे, आप मुझे बताएं अब्दुल सलाम के बाद कौन है जो आपका बंदा जिसने वो काम किया। जैसे फैज़ अहमद फैज़ साहब रहे हैं, तो जब तक हो रहे तो उसकी क्या ज़िंदगी थी, अपना हमारे अच्छे पोइट थे जो हबीब जो अवामी शायर जिसे कहते थे, उनके साथ क्या हुआ। तो हमने हमेशा अपने हीरोज़ को, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तारीख़ ये चीज़ें बता रही है हमें, तारीख़ में हमने चीज़ें देखें कि हमने उनके साथ क्या किया। एक तो आपके पास जो बलूचिस्तान की जो पुरानी तारीख़ है, आपके वालिद साहब या उसके जो हमअसर लोग थे उनके थ्रू आपको मिली है, आपकी मिजाज में, ट्रेनिंग में, और आप यंग हैं, बलूचिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है वो देख रहे हैं। बलूचिस्तान बड़ा डिस्कस भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, बलूचिस्तान को बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं और महरूमी ख़त्म कर रहे हैं, चंद लोग हैं, तो वो इशू रिज़ॉल्व नहीं हो रहा। कोशिश की जा रही है हर तरफ से, लेकिन बलूचिस्तान का इशू अब तक इंटैक्ट है। तो आपकी नज़र में हम बलूचिस्तान को इस वक्त जब बैठे हैं ग्लोबल तनाज़र में किस पर्सपेक्टिव में एड्रेस कर सकते हैं? तो इस केस में अगर देखा जाए, जैसे लोग कहते हैं कि भाई बलूचिस्तान में बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पैकेज दिए गए हैं, ये 18th अमेंडमेंट के बाद यानी बहुत सारी चीज़ें बराबरी के यानी उन लोगों को अच्छी खासी मरात दी जा रही हैं। मरात की बात मैं नहीं करूँगा कि उनको उनकी हिस्सा दिया जा रहा है, लेकिन हिस्सा तो नहीं, मैं उसको मरात ही कहूँगा। यार आप कम से कम मरातों से कोई भी मुल्क नहीं चल सकते हैं, आप कम से कम बराबरी तब हो सकती है। अभी आप देखें, इसका मैं दरअसल आपको बताता चलो क्या कहते हैं, सेनेट में आप चले जाएं, सेनेट में हमारी कहाँ बराबरी है, सेनेट में क्या हमें इक्वली शेयर मिल रहे हैं। जब तक आप लेजिस्लेशन में हमें इक्वली नहीं लेते हो, जब तक चीज़ें जहाँ यानी अगर कोई कानून बनती है, अगर वहाँ आपकी बराबरी नहीं है, अगर वहाँ आपसे सलाह मशवरा नहीं लिया जाता है, वहाँ आपकी जो क्या है प्रेजेंस इतनी नहीं है, तो हाउ वन कैन से दैट कि भाई मैंने आपको सब कुछ दे दिया, माशाल्लाह आप सही हैं, आपको ये चीज़ें दी जा रही हैं। चलो अभी आजकल का नौजवान इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जानता है, और मेरी अपनी ये ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट को समझना चाहिए इस केस को, फेडरेशन को समझना चाहिए। जब तक इस्लामाबाद इस चीज़ को नहीं समझती है कि बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू वो ये है कि बलूचिस्तान में आप जो भी चीज़ देते हो उसके बाद आप ये कहते हो कि भाई हमने आपको ये, और मैं कहता हूँ कोटा क्या, आप अगर हमें बहुत कुछ और भी दे दें कोटे के नाम पे, अगर आप कहते हैं कोटा वगैरह करते रहते हो, वो हमारे हकूक़ हैं, हमें हमारे हकूक़ नहीं मिल रहे हैं। गवर्नमेंट को सबसे पहले चाहिए कि आप ऐसे करें कि जो सेनेट में वहाँ भी हमारी बराबर की नुमाइंदगी हो। इसके अलावा बलूचिस्तान में जो हैं
जितने भी यानी मेगा प्रोजेक्ट्स आते हैं, अभी आप चेक करें गवादर यूनिवर्सिटी जो है वो लाहौर में जाके बन जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं क्या कहते हैं रूट्स जो हैं वो यानी रूट्स को इतना ज़्यादा वो कंट्रोवर्शियल बनाया। अभी तो हमें ये भी सुनने में कुछ लोग कहते हैं कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो तो बाकी सारे हो भी गए हैं, लेकिन हमें यहाँ ये सुनाया जाता है कि भैया अभी बहुत सारा काम बलूचिस्तान में तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। या तो सबसे पहली बात है कि जो नेशनलिस्ट पार्टियाँ हैं एक हद तक वो उनको भी मैं कसूरवार ठहराऊँगा, लेकिन उन गरीबों के यहाँ तो यही होता है अगर जब तक आप जी हजूरी नहीं करते हो तो आपको यहाँ मिलता कुछ नहीं है। बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है, बलूचिस्तान का सबसे जो इस वक्त बड़ा इशू है वो एक इशू इस तरह के सोशली लोगों को आपने बहुत ज़्यादा जलील किया हुआ है। सोशल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इन इश्यूज़ को इस तरह से तो एड्रेस नहीं किया जा सकता है कि बंदा कहता है कि चलो मैंने आपको कुछ चीज़ें दी हैं, चलो आपको कुछ स्कॉलरशिप्स दिए गए हैं, चलो कुछ पैकेजेस के नाम पे कुछ नौकरियां वगैरह दी गई हैं, इस तरह की चीज़ों से नहीं। बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि आप कोशिश करके लोगों को बराबरी दें। बराबरी इस तरह से नहीं चलो पंजाब का जो पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ चलो आप ज़्यादा दे दें, लेकिन यहाँ को भी आप समझें, यहाँ जिन बंदों को आप मुंतखब करके लाते हो वो बंदे अवामी नुमाइंदे नहीं होते हैं। जब तक आप अवामी नुमाइंदे नहीं लेके आते हो फिर अवाम को एक तो हमारी ये बदकिस्मती ये भी है कि हम लोग भी इधर वो सिचुएशनल पॉलिटिक्स में घुसे पड़े हुए हैं कि ये क्या होगा वो क्या होगा, कि हमारी अपनी भी एक लाइन ड्रा नहीं है सही तरीके से, जो हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अवामी नुमाइंदों को रास्ता दें। अभी आपके सामने अख्तर महंगल का जो इशू है वो यहाँ से चले जाते हैं, फिर यानी ये भी एक बड़ा सवाल या निशान है कि भैया आपके यहाँ अगर वो पहले वाले लोग छोड़ के जा रहे हैं तो आप क्या दोगे, वो लोग आपसे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो बाकी लोगों को आप खाक दोगे। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि इनको चाहिए कि आप हकीकी नुमाइंदे जो होंगे आप उनको आने दें। अगर वो आएंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ों में फिर एक शफाफियत पैदा होगी। तो फिर अगर वो कुछ इधर उधर गड़बड़ भी करें तो फिर लोगों के सामने वो जवाबदेह होंगे। आप पाकिस्तान एक फेडरेशन है जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ सेनेट बराबर होनी चाहिए और जो प्रोविंशियल असेंबली एक प्रोविंशियल यूनिट है वो एम्पावर्ड होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन लोगों की हो और डिसीजन मेकिंग में ये मैसेज आए कि भाई जो फैसले हो रहे हैं उनमें हमारी शराकत है, अगर गलत भी हो रहे हैं तो हम उसमें शरीक हैं, ओनरशिप नहीं। आप समझते हैं कि बलूचिस्तान असेंबली और इस तरह के जो इदारे हैं उनसे खुद मायूसी का मैसेज जाता है कि बलूचिस्तान का आवाम समझता है कि यहाँ हमारी ना रिप्रेजेंटेशन है ना ओनरशिप है इन इदारों में? नहीं, ये तो एक वही आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन इसमें आपने चीज़ें जो कही हैं, तो यही तो हम रोना रो रहे हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है कि डिसीजन मेकिंग में तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो लाए जाते हैं जिन लोगों की खुद की मर्जी नहीं होती तो फिर वो डिसीजन मेकिंग का ऐसा तो हो ही नहीं सकते हैं। अगर बलूचिस्तान में वाकई उन लोगों से पूछा जाता कि भई आपके क्या क्या ग्रीवेंस हैं, क्या क्या मसाइल हैं, जैसे अगर आप देखें आजकल लापता केस एक बहुत यानी बड़ा इशू है, जिससे अगर आप जितनी भी इस इशू को देखें तो इसमें दिन ब दिन पहले तो इन्होंने कहा कोई इस तरह की कमेटी बनाएंगे, कोई इस तरह की चीज़ें करेंगे, लेकिन वो ताहाल तो कुछ नहीं हो सका। मज़ीद चीज़ें बद से बदतर होती जा रही हैं। आप कोशिश करें, आप अगर इस तरह की कमेटी बनाएं, अगर वाकई कुछ लोगों ने कोई गलतियां की हैं तो आप उनको अदालतों में पेश करें। बकाया जो बाकी बातें हो गई हैं, डिसीजन मेकिंग अगर होती, इन लोगों से अगर कोई सलाह मशवरा लिया जाता तो आज ये लोग मिसिंग ना होते। तो इनका मेरे ख्याल कोई ऐसा ख़ास किरदार नहीं है। अगर जिस तरह की बात आप करें, हाँ फेडरेशन में इन लोगों को अगर बराबरी के हकूक़ दिए जाते, अभी हम लोग कहते हैं हम लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं, अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो हम उसको अवेल कर लेते हैं, इसके बाद आवाम जाए भाड़ में। तो सबसे जो बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ा आलमी है, वो यही है कि हम चीज़ों को समझने से और सोचने से कासर हैं, सिर्फ हम ज़ातिया तक महदूद होकर रह गए हैं। अभी आपके सामने इस दफ़ा के जो हालिया इलेक्शन में क्या क्या हुआ है और क्या क्या मसले मसाइल हुए हैं, उसमें दरअसल सबसे बड़ी बात है, चलो जो कुछ भी करना है, अगर आपने चीज़ों को इस तरह से भी चलाना है तो कम से कम उन लोगों को लेके आएँ जो कि हकीकी वारिस हैं, जो वाकई वहाँ की नुमाइंदगी कर सकते हैं। आजकल आप चेक करें, अगर आवारान मकरान वाली डिवीज़न को आप देखें, अगर उस साइड पर आप देखें, वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ों में वहाँ तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। चलो कम से कम वहाँ तो सरदारी निज़ाम नहीं है, वहाँ तो चीज़ें ठीक कर दें। चलो एक वक्त लोग कहते थे कि भाई नवाब खैर बशमरी हो गया, ताउला महंगल हो गए, नवाब बुगटी साहब हैं, ये लोग ज़रा थोड़े से इधर उधर हैं, बाकी तो सारे सरदार माशाल्लाह मिल बैठ के हमारे साथ चल रहे हैं। तो भाई 2-3 सरदार अगर आपके साथ नहीं है तो फिर आपका क्या मसला है? चलो बाकी तो 73 सरदार आपके साथ हैं, फिर आपके लिए क्यों इतना बड़ा मसले मसाइल बन रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि जब तक आप लोगों को जिस तरह से एम्पावर नहीं करेंगे, एम्पावर बहुत सारे इस मायनों में है। एक तो ये लोगों को लापता कर दिया जाता है, और इसके अलावा दूसरे जो सबसे बड़े संगीन मसाइल हैं, रोडें नहीं होती हैं। अभी हमारे यहाँ से अभी यकीन माने कोयलू और क्या नाम है अपना तदड़ी, जहाँ
मेरी रिहाइश है वहाँ, यहाँ तक आते हुए आप यकीन माने 3 से लेके 4 घंटे लग जाते हैं। वजह क्या है? वजह है कि सिर्फ मैं कसूरवार गवर्नमेंट, ये नहीं कि मैं उन्हीं इस्लामाबाद को कसूरवार ठहरा रहा हूँ, कसूरवार वो भी हैं जो हमारे अपने सफ़ों में हैं। उनमें ये होता है कि पंजाब में अगर काम होता है वो क्या करते हैं, कुछ हद तक अगर करप्शन की नज़र हो जाती है, कुछ हद तक वो काम पे भी लगाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, डायरेक्ट सारे पैसे जेब में जाते हैं, और फिर इसके बाद आवाम तो यही रोना रोता रहता है कि भाई हम लोगों ने कोई गलती, हमसे गलती होगी, अगली दफ़ा किसी और को लाएंगे। लेकिन उन लोगों के लिए कोई मसला नहीं, क्योंकि हम लोग सबसे पहले हमारी डायरेक्शन ही सही नहीं है। जो भी लोग आते हैं हम लोग क्या करते हैं कि वक्ती तरह उनको वोट देते हैं कि भाई मुझे सोलर चाहिए, किसी को चलो मीर साहब आ गए, मीर साहब ने सोलर दिया, फिर इसके अलावा एक अगर कोई 10 किलोमीटर का एक रोड है उसको 4-5 बंदों पे तकसीम किया, भाई 1 किलोमीटर आपके घर तक, 1 किलोमीटर आपके घर, इसके बाद एक रोड बनाई जाए। भाई ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इसमें तो मिनिस्टर का कौन सा कमाल है, या चलो अपना मीर साहब का कौन सा कमाल है उसमें, कोई टाउन कमेटी, यूनियन काउंसिल, हाँ वो होती है। अभी काउंटी सिस्टम है आपके यूके में, ये चीज़ें होती रहती हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि भैया आपने कोई बड़ा कहा। रिफॉर्म्स लाने चाहिए, हाँ आप रिफॉर्म्स लाएं कि भाई यहाँ कोलू में भी इस वक्त एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है। कोलू के जो यूथ है उनको आप किस तरह से एम्पावर करेंगे, जो यहाँ गरीब गुरबा हैं, जैसे आपने खुद देखा है एक कम्युनिटी है, हज़ारा बरादरी भी है, मेरे ख्याल एक और भी है। मैं एक जगह पे कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें था कि इसराइली जो होते हैं वो अपने लोगों को किस तरह से, जैसे कि मेमन भी हैं, वो अपने लोगों को कम्युनिटी जो सिस्टम है कम्युनिटी के अंदर एक इस तरह की हेल्पिंग यूनिट बनाई जाए जिसमें लोगों को सपोर्ट किया जाए ताकि लोग खुद बरसरे रोज़गार पैदा कर सकें, वो अपनी रोज़गार करें। हम लोग क्या कहते हैं कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट पे ही वो दे देते हैं कि भाई गवर्नमेंट सब चीज़ों का ज़िम्मेदार है। गवर्नमेंट तो है, मैं मानता, लेकिन गवर्नमेंट में भी हम उन्हीं बंदों को लाते हैं जो लोग बिल्कुल यहाँ आके हमें थोड़ी सी अगर किसी को 1-2 सोलर मिल गए, चलो किसी को एक प्राइमरी स्कूल दे देगी, ये तो समझो भाई हमें बहुत नवाजा गया। ये चीज़ें नहीं होती हैं। जो बेसिक इश्यूज़ होते हैं, भाई आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। जो असल सर्वेंट होता है उसका काम खादम जिसे कहते हैं, जो आपका यानी असल महीनों में आपका काम करने वाला होता है, उसका यही काम होता है कि वो आपके हर इश्यू पे बात करे। अभी यहाँ कुछ खुद से भी कुछ काम करने पड़ते हैं। जैसे हम एक ऐसे कम्युनिटी में रह रहे हैं, डम एंड डीफ कम्युनिटी है ना, उनको कुछ पता है कि भाई आप खुद से भी कुछ करें। तो आप सही कह रहे हैं, सोसाइटी के जो सारे हिस्से हैं आर्गन से वो काम करते हैं। तो बातें तो बहुत हैं, दिलचस्प ये गपशप है, देर तक चला सकते हैं इसको। मैं थोड़ा वाइंड अप करने की तरफ जा रहा हूँ। पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान में ये तीसरा दौर है। पहला दौर था भुट्टो साहब का जो ऑपरेशन वीरदर्श था, जिसमें आपके बुजुर्गान बड़े थे। आप क्या समझते हैं कि जो तीसरा दौर है पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान का, वो दरमियाने दौर की तरह होगा, कुछ रिफॉर्म्स कुछ चीज़ें होंगी, या पहले दौर की तरह होगा? क्योंकि लोगों में राय बटी हुई है कि जिस तरह सिनेरियो है पीपल्स पार्टी शायद एक नई तारीख बनाने जाए बलूचिस्तान में। कि मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कुछ कर सकेंगे, क्योंकि बात घूम फिर के वही आती है, जब तक आप अवामी नुमाइंदे आवाम के वोटों से नहीं आओगे तब तक यहाँ कुछ नहीं होगा। जैसे अभी सरफराज का आपने बोला कि सरफराज आया, ठीक है, मैं नहीं कि अच्छी बात है कि सरफराज कुछ करते, लेकिन सरफराज को हर एक को पता है कि सरफराज भी खुद से तो नहीं आए हैं। पिछली दफ़ा वो बाप पार्टी में थे, फिर यहाँ आए थे। अगर वो जरदारी को अगर ख़ुद ये पूछने का मौका दिया जाता, शायद जरदारी इसको नहीं रखते, किसी और को लाते। उसकी पार्टी में और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वो जो बड़े अरसे से जरदारी के साथ हैं। पीपल्स पार्टी, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि तारीख़ को अगर हम जाके पीछे से ज़रा कुरेदने की कोशिश करें, तारीख़ को जाके पीछे से जांच लें, तो पीपल्स पार्टी कभी भी वेल विशर्स में नहीं रहा है। वो हमेशा बलूचिस्तान की तारीख़ में यानी उन औराक में देखी जाती है जिसने हमेशा बलूचिस्तान में वो तबाहियाँ पीपल्स पार्टी के दौर में शायद कोई सोच भी नहीं सकता है। क्योंकि आपके सामने भुट्टो के दौर में क्या हुआ था, हमारे जितने भी यानी लीडरान थे बलोचों के, वो तो टॉर्चर सेलों में बंद कर दिए गए थे, उनको टॉर्चर किया गया। आपके सामने बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे। पीपल्स पार्टी से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कि वो कुछ अच्छा करेंगे या कुछ अच्छा करके हमें देंगे कि भाई हम खुश हो जाएं। यहाँ बात यही है कि जब तक आप लोगों को यानी अवामी नुमाइंदे नहीं आएंगे, लोगों के वोट से नहीं आएंगे, लोगों से नहीं पूछा जाएगा, जब तक आप उस तरह का एक ऐसा सेटअप या इस तरह का माहौल नहीं बनाएंगे कि वहाँ लोगों की मर्ज़ी शामिल नहीं होगी। अभी यहाँ चलो अगर पीपल्स पार्टी आ भी गई है, चलो कुछ टास्क उनको दिए गए हैं, वो भी पीपल्स पार्टी ने खुद प्रिपेयर नहीं किए हैं। यहाँ के बलूचिस्तान के अगर केस को देखा जाए, यहाँ हमेशा जब भी कोई डेवलपमेंट काम होता है या कोई इस तरह के और भी काम होते हैं, तो वो हमेशा जब भी होते हैं तो वहाँ एक चेहरा किसी और का होता है, लेकिन पीछे जो लोग शामिल होते हैं, जिन लोगों का होता है, वो कोई और होता है। तो इसीलिए मैं तो नहीं मानता हूँ कि पीपल्स पार्टी कोई इस तरह की
रातों रात कुछ बदलेगा या पीपल्स पार्टी के दौर में कुछ नया होगा, मुझे तो सच कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल ये कि होपलेस नहीं होना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी वालों के पास कुछ नहीं है, वो करीब कुछ नहीं कर सकते हैं। जो करने वाले हैं अगर वो शायद करना चाहें, अगर मैं तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक इस तरह की होनी चाहिए कि सबको यानी वो होनी चाहिए जैसे कि अवामी नुमाइंदे आने चाहिए। अगर वो आएंगे तो लाजमी, अगर वो कुछ ना करें ना तब भी चलो लोगों को फिर ये गिला शिकवा नहीं होगा, चलो यार हमने तो अपने वोट भी डाले थे, ये भी किया था, इस बंदे को लाए थे, फिलहाल किया था। फिर लोगों के पास वो चीज़ नहीं रह जाती है कि चलो हमने तो अपनी तरफ से किया। मलामत भी उन्हीं को करेंगे। कुरेदने की तरफ जाएंगे तो ये ज़्यादा लेंथी होगा, तो इसीलिए मैं मेरे ख्याल आपकी कुछ हद तक चीज़ें मैं बहुत बहुत शुक्रिया मीर शाकिर मरी साहब, आपने जैसे आखिरी कलमात आपने कहे कि हम होपफुल हैं, ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, तो इतनी मुसीबतों के बावजूद भी अच्छाई का पहलू हमेशा हम सोचते रहते हैं। दोस्तों आपने बातचीत सुनी, हमारी कोशिश ये होती है कि बलूचिस्तान के जो डाइवर्सिफाइड वॉइसेस हैं, सेनर वॉइसेस हैं, उनको हम सामने लाएं, उनसे बातचीत करें ताकि दुनिया की जो सारी सोसाइटीज़ हैं वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट एक डायलॉग से और इंक्लूसिवनेस से तय होते हैं। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।